नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम पद परिचय पढ़ रहे हैं और हमने पद परिचय पे 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। कक्षा 10वीं में यह 4 अंक में पूछा जाता है। व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है पद परिचय में। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको पढ़ा हुआ है। आप इसको देख लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे पहले ये 2 पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप उसको देख लीजिए। और उसको देखने के बाद आप इसको देखेंगे तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएँगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेसिक्स मैंने बताए हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक्स हैं। उनको पढ़ने के बाद आप इसको कनेक्ट कर पाएँगे, आसानी से आप समझ पाएँगे। चलिए शुरू करते हैं बचा हुआ हिस्सा, जो कि पार्ट 3 है। और इस पार्ट में पद परिचय पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें जो आपके सीबीएसई ने पेपर पूछे हैं वो भी हम यहाँ पे आपको दिखाएँगे, ठीक है? साथ-साथ हम स्ट्रेटजी को अपनाएँगे, उस स्ट्रेटजी को अपनाएँगे जिसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हमारे 4 से 4 पूरे नंबर आने चाहिए व्याकरण में, ठीक है? कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में। चलिए शुरू करते हैं। पद परिचय, हमने पद पढ़ लिया था, शब्द पढ़ लिया था, विकारी हमने पढ़ लिया है, ठीक है? हमने पार्ट ऑफ स्पीच के 4 ऊपर से जिसमें विकार उत्पन्न होते हैं वो पढ़ लिया है हमने बहुत अच्छे से। अब हम अविकारी की तरफ चल रहे हैं, ठीक है? एक बार मैं फिर से आपको रिकैप कर देता हूँ कि हमने जो पढ़ा हुआ है विकारी, उसमें हमने देख लिया है क्या कि संज्ञा सबसे पहले, ठीक है? संज्ञा के प्रकार हमने पढ़ लिया और संज्ञा का किस तरीके से आप पद परिचय देंगे वो भी हमने पढ़ लिया है। इसी तरीके से हमने पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया अच्छे से, सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम का प्रकार पढ़ लिया, सर्वनाम का पद परिचय कैसे करेंगे वो पढ़ लिया हमने। साथ में हमने क्रिया पढ़ लिया, क्रिया के कुछ प्रकार पढ़ लिए अच्छे से और विशेषण पढ़ लिया, ठीक है? ये जो 4 थे, ये विकारी हैं, मतलब इसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, ठीक है? अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उनको हम अविकारी अव्यय कहते हैं, ठीक है? ध्यान रखेंगे कि आप जब इनका पद परिचय करेंगे तो आप अव्यय शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अव्यय का मतलब ही होता है जिसको आप खर्च ना कर पाएँ, ठीक है? जिसका आप व्यय ना कर पाएँ, है ना? व्यय ना करने का मतलब यहाँ पे कि आप उसमें विकार उत्पन्न नहीं कर पाएँगे, ठीक है? इसके आधार पे लिंग, वचन और कारक के आधार पे है, ठीक है? मैं आपको पहले नोन से अननोन की तरफ लेकर जाऊँगा। देखिए, आपने कुछ चीज़ें इसमें पढ़ रखी हैं पहले भी, जैसे आपने जब रचना के आधार पे वाक्य भेद जब पढ़ा, रचना के आधार पे जब आपने वाक्य भेद पढ़ा तो वहाँ आपने 2 चीज़ें पढ़ी थी। याद करिए, आपने पढ़ा है समुच्चय। अब समुच्चय जब आपने पढ़ा है तो उसमें समुच्चय के 2 प्रकार आपने पढ़े हैं वहाँ पे। कौन-सा? एक आपने पढ़ा व्यधिकरण समुच्चय और वहीं पे पढ़ा आपने समानाधिकरण समुच्चय, ठीक है? ये दोनों आपने पढ़ रखा है, ठीक है? वैधिकरण, समानाधिकरण। वैधिकरण समुच्चय कहाँ इस्तेमाल होता है? जहाँ-जहाँ भी आपका मिश्र वाक्य बनते हैं, जहाँ पे रचना के आधार पर मिश्र वाक्य बनते हैं, वहाँ पे वैधिकरण समुच्चय का इस्तेमाल करता है। मतलब कि 2 वाक्यों के बीच में आप पहले ही कंजक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है? और समानाधिकरण कहाँ इस्तेमाल होता है? जहाँ पे आप संयुक्त वाक्य का बनाते हैं, ठीक है? तो ये दोनों बातें मैंने पढ़ाई हुई हैं, है ना? आप उसको वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वैधिकरण समुच्चय का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब 2 शब्द जुड़ते हैं, सॉरी 2 वाक्य जब जुड़ते हैं, है ना? और जिन कंजक्शन का इस्तेमाल करके आप मिश्र वाक्य बनाते हैं, वहाँ पे वैधिकरण समुच्चय का इस्तेमाल होता है। समानाधिकरण में संयुक्त शब्दों का इस्तेमाल होता है, संयुक्त समुच्चय का इस्तेमाल करता है, जैसे और बड़ा फेमस है, बार-बार सीबीएसई पूछता है, ठीक है? यहाँ का बड़ा फेमस है कि, वो भी कौन-सा वाला? ये क पे छोटे की मात्रा, है ना? तो आपने वहाँ पे देखा हुआ है, यहाँ पे वहाँ पे जो समुच्चय लग रहा है वो किसके बीच लगा हुआ है? वो वाक्यों के बीच लगा हुआ है। आपको बस यहाँ पे यही पढ़ना है, आपको ये शब्दों के बीच पढ़ना है, ठीक है? अब आपको देखना है कि शब्दों के बीच में है या वो वाक्यों के बीच में है। बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, है ना? तो देखिए, पहले शुरुआत करते हैं हम समुच्चय से ही शुरुआत करते हैं, है ना? तो समुच्चय को देखते हैं हम अच्छे से। देखिए, समुच्चय बोधक ये आपने पढ़ रखा है कहाँ पे? कहाँ पढ़ रखा है? आपने पहले ही पढ़ रखा है रचना के आधार पे वाक्य भेद में, है ना? देखिए, समुच्चय बोधक, जो अव्यय 2 शब्दों, 2 पदबंधों या 2 अवयवों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और बड़ा ही फेमस है, ठीक है? आपने बहुत सारे इस्तेमाल किए होंगे, इसके इसके आधार पे संयुक्त वाक्य बनाया हुआ है, ठीक है? है ना? तो ये दिमाग में रखना है आपको।
इसी तरीके से तथा, किंतु, परंतु, अथवा बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखिए उसमें दो हैं, दो भेद कौन से हैं? समानाधिकरण और व्यधिकरण, अभी बताया मैंने आपको। ये जोड़ने वाले हैं, विरोध दर्शक हैं, विकल्प बोधक है। आपको ये याद नहीं करना है, आपको केवल ये याद करना है। ठीक है ना? तो जब इसका पद परिचय देंगे तो आप क्या देंगे? ये समानाधिकरण है, जैसे मान लीजिए और आ गया। ठीक है, समानाधिकरण। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसको ऐसे है। ठीक है, समानाधिकरण, ध्यान से देख के करना है ना, माता रूप नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा इस बात को ना। ठीक है, मैं यहाँ अगर लिखूंगा मुझे मेरा चल जाएगा, लेकिन आपको इस चीज़ को लिखना है, तो इसलिए अच्छे से देख लीजिए मात्रा, है ना। ठीक है, समानाधिकरण, है ना। और एक हो गया व्यधिकरण, जैसे और का आया पद परिचय, तो आप क्या लिखेंगे? समानाधिकरण। और साथ में देखेंगे कि क्या ये और किसके बीच लगा है, क्या ये वाक्यों को जोड़ रहा है या ये शब्दों को जोड़ रहा है, आपको ये लिखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात को, है ना। जब इसका पद परिचय करेंगे तो क्या करेंगे आप कि पहले आप लिखेंगे कि ये कौन-सा वाला समुच्चय है, क्या समानाधिकरण है या व्यधिकरण है, ठीक है? तो कुछ-कुछ याद कर लीजिए, आपने वैसे भी याद कर रखे हैं। इससे क्या बना था? मिश्र वाक्य बना था, और इससे क्या बना था? संयुक्त वाक्य बना था। इस बात को दिमाग पे रख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना? संयुक्त वाक्य बना था। तो क्योंकि, इसलिए, इस कारण, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, ताकि, जिससे कि, मानो, यानी, ये सब तुम्हारे किसके हो गए? गति का समुच्चय हो गए, ठीक है ना? तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद एक जो सबसे अधिक पूछा जाता है, वो पूछा जाता है अविकारी में क्रिया विशेषण, बहुत पूछा जाता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब कहते हैं, ठीक है? याद रखिए, इंग्लिश हिंदी सब कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो अच्छे से याद रहेगा, ठीक है ना? अब देखिए, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ये सब आपने पढ़ रखा है, पार्ट ऑफ हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, फिर भी एक रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा और साथ में आपका पद परिचय भी पूरा हो जाएगा। देखिए, अब इसके इसके 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार कौन-कौन से? कालवाचक, समय को बताएँगे, रीतिवाचक, ढंग को बताएगा, स्थानवाचक, जगह को बताएगा, परिमाणवाचक, उसके कितने अमाउंट में वो क्रिया हो रही है उसको बताएगा। जैसे, ठीक है? जैसे मैं आपको एक क्रिया लूँ, है ना? एक क्रिया लेते हैं, चलोगे, ठीक है? तो बड़ा सिंपल है ये, है ना? आपने ले लिया चलोगे, है ना? मैं आपसे पूछता हूँ कब चलेंगे आप, ठीक है? तो आप बोलेंगे सुबह चलेंगे, रात में चलेंगे, आज, कल, प्रतिदिन, है ना? इस तरीके से आपने बोला। मैंने पूछा कैसे चलेंगे आप? ठीक है, तो आप बोलेंगे सर पर दौड़ के चलेंगे, अचानक चलेंगे, है ना? ठीक है, जल्दी से चलेंगे। ये आप अपने तरीके से इसको याद कर सकते हो। मैंने ऐसे याद किया, आप ऐसे याद कर लो। इसी तरी आगे स्थानवाचक, मतलब कि समय की बात की जाएगी, है ना? कब चलेंगे, कहाँ चलेंगे, किधर चलेंगे, कितना चलेंगे, है ना? ये सब चीज़ें, सॉरी कितना नहीं, कितना तो आ जाएगा इसमें परिमाणवाचक में, है ना? ठीक है? फिर इसके बाद देखिए थोड़ा चलेंगे, बहुत चलेंगे, कम चलेंगे, है ना? तो ये सब दिमाग में रख कर के आप निकाल सकते हैं। अविकारी में क्रिया विशेषण 4 प्रकार कौन-कौन से हो गए? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है? अब इसका देखिए, अब इसका अगर आपको पद परिचय देना है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अव्यय लिखिए आप तुरंत जल्दी से, अव्यय लिख दीजिए। अव्यय लिखने के बाद आप लिख दीजिए कौन-सा प्रकार है, मान लीजिए कालवाचक है, तो आपने लिख दिया कालवाचक। कालवाचक के बाद आप लिखेंगे कि किस क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है? तो जिस क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो क्रिया आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है? बात मेरी समझ में आ गई आपको, है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब संबंध बोधक बड़ा सिंपल सा है, रिलेशन, ठीक है ना? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन, ये आपको पता ही है ना? जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध बताते हैं। मतलब कि एक संज्ञा सर्वनाम होगा, उसके बीच में एक शब्द होगा, फिर संज्ञा सर्वनाम होगा, इस तरीके से, ठीक है? जैसे राजा का की रानी, ठीक है ना? ये की क्या हो गया आपका? यहाँ पे ये प्रीपोजिशन हो गया, है ना? विद्यालय के पास बगीचा है, तो विद्यालय और बगीचा नाउन हो गया, है ना? मतलब संज्ञा हो गया और उसके बीच में ये जोड़ने वाला शब्द लगा हुआ है, समय बताने वाला, ठीक है? मंदिर के सामने फूल खिले हैं, मुझे सुमन के साथ बाज़ार जाना है, सुमन और बाज़ार, ठीक है? ये आपको बड़े आराम समझ में आ जाएगा ना? इसके भेद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसमें इसका पद परिचय कैसे देंगे कि पहले तो वो लिखेंगे आप अव्यय है, अव्यय के बाद आप क्या लिखेंगे? कौन से 2 संज्ञाओं को या कौन से 2 सर्वनाम को वो जोड़ रहा है, ठीक है? या उनके बीच का वो संबंध बता रहा है ना? तो इस बात को ध्यान रखना है बस आपको। वो हो गया संबंध बोधक। अब लास्ट में बचता है विस्मय।
ये आप देख करके बड़े आराम से पहचान जाएँगे, ठीक है ना? जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि भाव प्रकट होता है, उन्हें हम विस्मयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हो, अरे, हा, हाय, ठीक है? तो आश्चर्य, अरे, हो, ठीक है? उल्लास के लिए वाह, आहा, खूब, बहुत अच्छा। शोक के लिए हाय, घृणा, तिरस्कार के लिए छी का शब्द इस्तेमाल होता है। चेतावनी के लिए हटो, बचो, सावधान, आगे अ, घटना होने की खतरा है। ठीक है? इस तरीके से आपने देखा हुआ है। स्वीकृति, अच्छा, ठीक है ना? प्रशंसा, शाबाश, संबोधन, हे अरे, सुनो। ठीक है? तो इसमें से जो आपको याद हो, वो आप बड़े आराम से याद करके लिख सकते हैं। तो आपको फिर वही करना है, पद परिचय में अव्यय लिखना है, लिखने के बाद ठीक है, कौन-सा अव्यय है वो आप लिखेंगे, आश्चर्यबोधक है, हर्ष है या शोक वाला है वो लिखने के बाद, ठीक है, बस ये पूरा हो जाता है ना? अब देखिए, अब आपको इसको मैं सम अप कर देता हूँ फिर से। सबसे पहले आपको पढ़ना है विकारी, सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर उसके बाद आता है अविकारी, ठीक है? इस बात को दिमाग में रखिए। विकारी में कौन-कौन से हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है, ठीक है? ये चारों आपको रट के रखने हैं और इनमें का ही है क्या? लिंग, वचन, कारक के आधार पर लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, ठीक है? कारक भी आपको पता है या लिंग। उसके बाद अविकारी में आपके आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट विशेषण, ठीक है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के बाद क्या आता है आपका? संबंध, संबंध बोधक और समुच्चय, जो कि आपने पढ़ा है कहाँ पे? रचना के आधार पे वाक्य भेद में और आता है लास्ट में इसमें, ठीक है? तो आप ये अलग करके याद करके रखिए। सबसे अधिक ये पूछा जाता है, ये और ये भी आ सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक हमने पढ़ लिया है और इसके ऊपर डिटेल जानकारी आपको दे दिया। आइए आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आप मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है ना? ठीक है, अलंकार भी इस पे दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया क्या है? की हम क्वेश्चन में दिखाएँगे आपको, ये इसका उसका आंसर है की और ये की क्या है? वाले की है, ठीक है? अब आपने इसको कहाँ पढ़ रखा है? मिश्र वाक्य में पढ़ रखा है और बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। मिश्र वाक्य में भी एक याद क आपको याद होगा, संज्ञा, आश्रित उपवाक्य, ठीक है? वहाँ पे आपने पढ़ रखा है ना? है ना? तो यहाँ देखिए इसका पद परिचय कैसे दिया गया, अव्यय लिखा गया, मैंने कहा वो समुच्चय बोधक है। अब समुच्चय बोधक में कौन-सा वाला है? अधिकरण है। तो वाक्यों को जोड़ने वाला है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे पद परिचय पूछा गया है कि अ, ग नंबर देखिए, ग नंबर अध्यापक ने बताया कि कल अवकाश है, ठीक है? और की के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो उसका पद परिचय यहाँ पे दिया गया है। कैसे देंगे आप इसको पद परिचय? अव्यय लिखेंगे, अव्यय लिखने के बाद आप लिखेंगे कौन-सा अव्यय है? ये है समुच्चय। उसका प्रकार आपने लिख दिया व्यधिकरण, ठीक है? व्यधिकरण लिखने के बाद आपने बताया सर ये 2 वाक्यों के बीच है, ये लिखा गया है 2 वाक्यों को जोड़ने वाला और आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगला देखो, वह बीए के अंतिम वर्ष का छात्र है, वह बीए के अंतिम वर्ष का छात्र है। अब अंतिम है ये अंडरलाइन किया गया, ठीक है? अब अंतिम पे अंडरलाइन किया गया, ध्यान से देखिए, अंतिम पर अंडरलाइन किया गया है और उसके बाद लिखा है, यानी कि उसका पद परिचय कितना सिंपल है, देखिए। अब आप पहले दिमाग में लगाइए कि ये है, ठीक है? तो आपने दिमाग लगाया कि सर ये भिखारी वाले में है ना? तो अंतिम, अब वर्ष क्या है? वर्ष आपका क्या है? संज्ञा है। अब आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वह अंतिम है ना? अंतिम की बात की जा रही है, ठीक है? तो वाक्य तौर पे ये विशेषण होगा, ये विशेषण हो गया। अब विशेषण में कौन-सा वाला होगा? अंतिम बात की जा रही है, तो मतलब कि निश्चित होगा, निश्चित में कौन-सा वाला? संख्यावाचक है, ठीक है? अब ये पुल्लिंग है, तो ये भी पुल्लिंग होगा, एकवचन है, तो एकवचन हो गया। अब ये वर्ष का विशेष मतलब कि वर्ष की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेष शब्द क्या हो गया? वर्ष हो गया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, मार्किंग स्कीम में जो ये बात लिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ना? इस तरीके से लिखा हुआ है, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है? उन्हें 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 मतलब कि एक सर्वनाम है। अब सर्वनाम में कौन-सा वाला सर्वनाम होगा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक के प्रकार में कौन-सा होगा? अन्य पुरुषवाचक, ठीक है? पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग दोनों इसमें मतलब बहुवचन है और कर्म कारक है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ध्यान से इसको देखिए। पद परिचय पर आधारित प्रश्नों
वैसे किन्हीं 4 प्रश्नों को आपको करना है और करने के बाद अगर आपने सही व्याकरणिक कोटि के साथ कोई एक अन्य बिंदु अपेक्षित है, मतलब कि आपने लिख दिया पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम आपने लिख दिया, ठीक है? तो ये एक व्याकरणिक कोटि पूरी हो गई, ठीक है ना? ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, समझिए ध्यान से, बहुत कम मेहनत में आप बहुत अच्छा नंबर करके आ पाएँगे। पुरुषवाचक सर्वनाम कोटि आपने एक आप कोई भी एक लिख दीजिए, है ना? एक वचन लिख दीजिए, ठीक है? चाहे आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिख दीजिए, कर्म कारक लिख दीजिए, कारक लिख दीजिए, मतलब कि एक भी लिख देंगे तो आपको सीबीएसई पूरे नंबर दे देगी, ठीक है? तो ज़्यादा इसका सोचना नहीं है आपको, कम से कम आप पार्ट ऑफ स्पीच पे पूरा फ़ोकस कर लीजिए अच्छे से। आप कम से कम पहचान पाएँ कि वो कौन-सा व्याकरण की कोटि का है, ठीक है? उसके साथ कोई एक बिंदु आप लगा देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको ये पद परिचय समझ में आ गया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर के मैसेज करिए, मैं उस पे एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है? है ना? धन्यवाद।